Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 10, Final Accounts, the completion of accounting cycle. इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया है. Right now we are not doing the adjusting entries, but हम straight forward आए हैं फाइनल अकाउंट्स की तरफ और इसको द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं. और बंद कर देंगे इसको, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस तक तो हमने बना लिया. ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें हर अकाउंट के फाइनल या टोटल बैलेंसेस का पता चल जाता है कि आपका कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट के बाद आपके पास कैश कितना है, आपके डेटर्स कितने हैं, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, आपने टोटल परचेजेस कितनी की है, आपने टोटल सेल्स कितनी की है. लेकिन टिल नाउ you have not been able to figure out कि आप अभी तक प्रॉफिट में है, लॉस में है, या आपकी टोटल इस टाइप की कंडीशन बिजनेस की क्या है. तो अब जो हम पोर्शन करने लगे हैं फाइनल अकाउंट्स का, इस फाइनल अकाउंट्स के अंदर it enables us to check on the conduct of the business and to discover whether it is being run profitably. यानी कि प्रॉफिट में है कि नहीं है. They are means of conveying to the owners, management, the creditors and interested outsiders a concise picture of profitability and financial position of the business. आपके टोटल फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी बिजनेस की, वो फाइनल अकाउंट्स में आप पोर्ट्रे कर देते हैं और आप तमाम फिगर्स जब पुट ऑन करते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर, तो आपके बिजनेस की कंडीशन जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स देख सकते हैं. एक्सटर्नल यूजर्स में आपके मैनेजमेंट के अलावा क्रेडिटर्स और इंटरेस्टेड पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, और जो दूसरी पार्टीज है आप उसको देख सकते हैं. इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, जो आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें बनती हैं. सबसे पहले जो हम अकाउंट बनाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. लेकिन अभी हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ रहेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और थर्ड जो चीज आपकी बनेगी वो बनेगी बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस बनाना हमने सीख लिया है और ट्रायल बैलेंस से ही हमारे फाइनल अकाउंट्स की शुरुआत होती है. अच्छा जी, और फाइनल अकाउंट्स जो हम लोग ट्रायल बैलेंस में, मैं रिपीट करता चलूँ कि ट्रायल बैलेंसेस में क्या होगा. ट्रायल बैलेंसेस के अंदर हमारे पास हो गए बैलेंसेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, बैलेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू, एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑर्डर इक्विटी. ये हमें टोटल इनकी सिंगल फिगर मिल जाएगी कि टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं. हर हेड के अंदर हर अकाउंट का जब टोटल हम डेबिट और क्रेडिट करके हम बैलेंस निकालते हैं तो दैट इज द अल्टीमेट बैलेंस व्हिच वी आर लुकिंग फॉर, और वो हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन कर देते हैं उसको. ट्रायल बैलेंस की एक चीज मैंने बताई थी कि डेबिट साइड का टोटल जो है वो दैट विल बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड टोटल. और ट्रायल बैलेंस को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो फर्स्ट 2 टाइप्स जो है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की, दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इनटू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है जी. और उसके अलावा जब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड को हम जब टोटल करेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, तो वी विल गेट आवर प्रॉफिट और लॉस. हमें अपना प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा कि हमारा कंसर्न, हमारी जो बिजनेस कंसर्न है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है. जब हम ये प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो लास्ट 3 जो हमारी आइटम्स है, एसेट्स हमारी टोटल लायबिलिटीज और हमारा टोटल ऑर्डर्स इक्विटी या कैपिटल, ये तीनों चीजें जाती है बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट हमें एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं. एक इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ और
हम इसे क्लास में काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी आप एक्सपेंसेस करेंगे वो आपने रेवेन्यू में से जब माइनस करेंगे तो यू विल गेट योर प्रॉफिट। ठीक है जी। रेवेन्यू इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड इन कैश प्लस रिसीवेबल्स के एक हमारा रियलाइजेशन प्रिंसिपल था, उसके तहत अगर हमने क्रेडिट पे भी सेल की हुई है तो उसको भी हम सेल कंसीडर करते हैं और उसको भी हम रेवेन्यू कंसीडर करते हुए हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर हमने क्रेडिट सेल की हुई है तो वो दैट विल बी शोड एज रिसीवेबल्स, तो हम लोग रेवेन्यू कंसिडर कर लेते हैं। कोई अगर हमने पैसे अभी नहीं भी मिले, हमने सेल कर दी हुई है उस अमाउंट को भी, और हमने जो कैश रिसीव कर लिया हुआ है फ्रॉम आवर सेल्स, तो उसको भी हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट जी। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये है कि यू माइट नॉट बी अर्निंग योर रेवेन्यू फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। आप डिफरेंट सोर्सेज से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होंगे, लेकिन इसमें एक कैच है। इसमें कैच ये है कि बिजनेस के अंदर आप यू मस्ट बी डूइंग ओनली मैन्युफैक्चरिंग। आप मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट कर रहे होंगे, किसी प्रोडक्ट की कर रहे होंगे और उसको सेल कर रहे होंगे। आपका बिजनेस होगा मैन्युफैक्चरिंग का, या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो जो रेवेन्यू आपको प्रोडक्ट्स की सेल करके हासिल होगा, दैट विल बी योर डायरेक्ट रेवेन्यू। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको आपने कहीं बिल्डिंग कोई आपके पास थी बिजनेस की, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ था, या आपको कहीं से डिविडेंड आता है, आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस के पैसे निकाल के, और वहां से आपको रेवेन्यू आता है, तो दैट विल नॉट बी योर डायरेक्ट रेवेन्यू, दैट विल बी ए और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। आपको वो जो कमाई का जरिया है बिजनेस की, वो एक इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ इनकम होगी बिजनेस के लिए। लेकिन मैं आपको चले जब ये हम सवाल हल करेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। अभी हम देखते हैं कि हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और हम अपनी प्रोडक्ट्स बना के सेल करते हैं, तो जो भी जितनी भी हम सेल करेंगे दैट इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। हमने 1000 प्रोडक्ट्स बनाई एंड वी सोल्ड देम फॉर 100 रुपीज ईच, तो जो 1 लाख रुपया हम लोग इकट्ठा करेंगे दैट विल बी आवर सेल्स रेवेन्यू। सेकेंड है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी एज अ बिजनेस और मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। सपोज मैंने एक लाख रुपया उधार दिया हुआ था किसी को, उसने मुझे 2000 या 5000 का उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है, तो दैट विल बी माई सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा अगर तो मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। हर साल अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं और उस कंपनी ने उसके ऊपर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो डिविडेंड इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि उस कंपनी ने जो अपनी कमाई की है वो अपने शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट का उसमें से हिस्सा देती है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो वो जब आपको मिलता है तो आपका बेसिकली बिजनेस तो वो नहीं है, लेकिन आपको एक सोर्स ऑफ अदर इनकम ये जरूर है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया है, तो दैट डिविडेंड इज आल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स है, आपको डिस्काउंट मिलता है क्रेडिटर्स से, तो वो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। कमीशन रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स है, अगर आपने कोई चीज जिस तरह प्रॉपर्टी जो एजेंट्स है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं फॉर रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी या सेल और प्रॉपर्टी के ऊपर उनको कमीशन मिलते हैं। तो अगर आपको कमीशन मिलता है तो दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि
एसेट जो होते हैं दे आर मेंट टू बी यूज्ड फॉर योर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है सेल करने के ऊपर, तो दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू। दीज आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी, हमें सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू का पता चल गया। और इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशनल सोर्स और मेजर सोर्स और डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो जिस तरह के मैंने आपको मेंशन किया, एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसमें आपको आपको थोड़ी सी बाइफरकेशन यहाँ पे नजर आ जाएगी। आप देखते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में सेल्स प्रोसीड्स ऑफ गुड्स आ रहा है, और इसके अलावा जितने भी तमाम रेवेन्यूज है, आपने अगर इंटरेस्ट रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, या डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, तो दोस ऑल रेवेन्यू सोर्सेज आर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन इसके लिए यू मस्ट बी ट्रेडर, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो जो कि प्रोडक्ट्स बना के बेच रही हो, या आप कहीं से सामान ला के उसको सेल करते हो। इसके अगेंस्ट, ये तो रेवेन्यू था, इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी हो गए ऑब्वियसली। एक्सपेंसेस क्या है? आपके अखराजात हैं। एक्सपेंसेस मीन द एक्सपायर्ड कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू ऑफ अ सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो अखराजात आपने एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने खर्चे हैं, किस लिए? कि आप उससे रेवेन्यू अर्न कर सके। वो तमाम के तमाम अखराजात आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। दे आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। आपने जितना भी रेवेन्यू कमाया है, इसका ये उसके अंदर शामिल हो गए, और इसके उधर उससे बेसिक कट जाएंगे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट बिकम्स पॉसिबल टू अर्न रेवेन्यू विद हेल्प ऑफ एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड एक्सपेंस है, और अगर आप परचेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप बेचेंगे क्या अगर आपके पास सामान कुछ बेचने के लिए ना हो। वेजेस, सैलरीज, रेंट, कैरेज, कस्टम ड्यूटी, ये तमाम के तमाम वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आप अगर कोई चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको देने पड़ते हैं। उसको सेल करने के लिए भी आप अखराजात पे करते हैं। तो एक्सपेंसेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस are concerned with purchases of goods ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओनली कनेक्टेड विद परचेजेस ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, फ्रेट, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कैरेज, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एक्सेट्रा। फ्रेट क्या है? फ्रेट वो खर्चा है किराए के बदले जो आप किसी को पे करते हैं, जहां से आपने सामान खरीदा है वहां से लेके आपके फैक्ट्री के या आपके ऑफिस के गोडाउन तक पहुंचाने का जो खर्चा है, उसे हम फ्रेट कहते हैं। सपोज मैंने शाह आलमी से अपना रॉ मटेरियल खरीदा, या मैंने फिनिश गुड्स वहां से खरीदे और अब मैंने उसको सेल करना है। तो शाह आलमी से लेके मेरा अगर ऑफिस या मेरा गोडाउन है मॉडल टाउन में, तो मॉडल टाउन लेके आना तो पड़ेगा ना उस सामान को। वहां से तो नहीं मैं बेच सकता शालवी से। तो ऑब्वियसली मैं जब उसको वहां से शिफ्ट करवाऊंगा शालवी से अपने घर तक, तो इस के दरमियान, जो ट्रांजिट के दरमियान में आपको मुझे खर्चा देना पड़ेगा गाड़ी का, दैट इज नोन एज फ्रेट। सपोज अगर ये सामान मैं मंगवाता हूँ बाहर से, यानी कि दुबई से या अमेरिका से या चाइना से, तो वो किराया जो वहां से मुझे पड़ेगा, कंटेनर का खर्चा तमाम का तमाम चाइना से लेके मेरे घर तक का, उसको भी हम फ्रेट कहेंगे। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट की बात करते हैं। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि जब भी हम अपना सामान उगवाते हैं किसी दूसरे मुल्क से, तो हमें अपने सामान की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। और इंश्योरेंस क्यों करवाई जाती है? कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा सामान
खराब हो जाए या चोरी हो जाए या तबाह हो बर्बाद हो जाए या किसी वजह से हमारे पास ना पहुंच सके, तो जो हमारा नुकसान हो रहा है वो उसमें कवर हो सके। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसे कवर कर लेती है। इसके अलावा कैरेज भी यही चीज है कि किराए की मद में आता है। इसके अलावा वेजेस के वेजेस अगर हमने पे की हैं कुछ मजदूरों को हमारे सामान लेके आने में और जाने लेके आने में, हम लोगों ने उनको उतारने के लिए अगर हमने दिए उसको खर्चा। और इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, अगर जब हम इंपोर्ट करते हैं सामान तो हमें कस्टम्स भी पे करना पड़ता है, ऑक्ट्राई ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है या इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। तो इन ये कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी में से ये तीनों इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाल के अंदर हमें आ सकती है इस तरह की। So these all are direct expenses. Without incurring these expenses, it is not possible to bring the goods from the purchase point to the godown of the business. जिस तरह कि मैंने बताया कि अगर हम ये खर्चे नहीं करेंगे तो it is not possible कि हम अपना सामान हमने खरीद लिया चाइना में और हम ये खर्चे आगे पे नहीं करते तो चाइना से उड़ के तो नहीं आ जाएगा हमारे सामान गोडाउन के अंदर। Obviously, we have to pay someone to bring that shipment from China to Pakistan in our warehouse. पहले चाइना से आएगा, ड्राई पोर्ट पे आएगा या कराची पोर्ट पे आएगा। जब यहाँ पे पहुंच जाएगा हमारे ड्राई पोर्ट पे, तो हम ड्राई पोर्ट से लेके अपने घर लेके आ सकते हैं उसको, यानी कि गोडाउन पे लेके आएंगे उस सामान को। तो ये तमाम के तमाम खर्चे आपकी परचेजेस की वजह से हुए हैं, जो कि आपने सामान परचेज किया है। और जब वो परचेजेस की वजह से हो गए तो इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर शामिल कर सकते हैं, यानी कि ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शुमार होगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए जी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम कहना चाहें तो ये वो खर्चे हैं जो कि परचेजेस के अलावा है। सीधी एग्जांपल इसकी अभी मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन हम इसको रीड आउट करते हैं कि क्या कहते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अज्यूम्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Such expenses have no relationship with purchase of goods. Purchase of goods से इनका ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा जो जो एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल देख लेते हैं। रेंट ऑफ बिल्डिंग, आप सामान खरीदें या ना खरीदें, आपने बिल्डिंग का रेंट देना ही देना है। बिल्डिंग कौन सी? आपके घर का किराया नहीं है, ये वो बिल्डिंग है जो आपने बिजनेस के लिए किराए पे ली हुई है, ये उसका रेंट आप पे करेंगे। इसके बाद सैलरीज, जो आपका स्टाफ है उसकी सैलरीज आपको देनी पड़ेगी। वो आप सामान खरीदे या ना खरीदे आपको देनी पड़ती है। लीगल चार्जेस है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है, प्रिंटिंग चार्जेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब भी हमने सवाल हल करना है या हमारे सामने एक्सपेंसेस की डिटेल आती है तो व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट, हमें सिर्फ ये सोचना है कि आया कि ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं या आया कि ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। इतनी सेंस अगर हमने डेवलप कर ली तो हमारे लिए सवाल या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मैचिंग प्रिंसिपल ये हम पहले कर चुके हैं। The word matching refers to the close relationship that exists between certain expenses and the revenue realized as a result of incurring those expenses। जो आपने रेवेन्यू रियलाइज किया है उसको कमाने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, हम उसी को चार्ज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। एक साल के अंदर जितने एक्सपेंसेस हमने रेवेन्यू कमाने के लिए किए हैं उसी के अगेंस्ट वही एक्सपेंसेस हम लेंगे, उसी रेवेन्यू के अगेंस्ट हम उतने ही एक्सपेंसेस लेंगे जो कि उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इनकर होंगे और उस रेवेन्यू के कमाने के लिए सिर्फ हमने इस्तेमाल किए होंगे। इसमें हम वो एक्सपेंसेस नहीं लेंगे जिनका ताल्लुक अगले साल से होगा या पिछले साल से होगा। हम लोग सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस लेंगे जिसके अगेंस्ट हमने रेवेन्यू कमाया होगा। सपोज
कि मैंने इंश्योरेंस पे की है नवंबर के अंदर फॉर 3 मंथ्स, जनवरी और फरवरी के भी, और मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है दिसंबर के अंदर। तो नवंबर और दिसंबर की तो सॉरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एक क्वार्टर का मैंने पे किया है। नवंबर और दिसंबर के जो इंश्योरेंस के चार्जेस है वो तो मैं इसी साल के अंदर कंसिडर करूंगा, लेकिन जो दो 2 मंथ्स की मैंने एडवांस में पेमेंट की हुई है नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट 2 मंथ्स की, वो मैं नेक्स्ट ईयर के अंदर ही उसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि उसका ताल्लुक इस साल के रेवेन्यू कमाने से या से नहीं है। तो वो एक्सपेंसेस भी नेक्स्ट ईयर के अंदर हम जो है वो ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी ट्रेडिंग अकाउंट। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा और उसके बाद रिज्यूम करते हैं जी। तो ट्रेडिंग अकाउंट, it has already been discussed that every business concerned a certain profit or loss of the business at the end of the year through the final accounts. Business concerns may be of the following two types. Trading concern हो सकती हैं, ठीक है जी। जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का हमें पता है कि जी इधर का सामान खरीदा और यहाँ से दूसरी साइड पे खरीदा हुआ सामान बेच दिया। सपोज कि मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, तो मैं अपने एक वेंडर से वो सामान खरीदता हूँ, 100 रुपीज के हिसाब से शर्ट खरीदी और मैंने 200 की जो सेल कर देता हूँ उसको। तो जो मैं ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ इसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, सिंपली वो सामान खरीद के तो मैं सेल कर रहा हूँ। दैट विल बी रिगार्डेड एज ट्रेडिंग। तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी यहाँ पे बात की गई है। दिस शोज द हाउ द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस हैज बीन distributed or disposed of. This is not prepared in the case of sole proprietorship business. ये बनता है जब हम पार्टनरशिप करते हैं, और पार्टनरशिप अभी हमारे राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डील विद पार्टनरशिप इन दिस फाइनल अकाउंट सेक्टर, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे। तो simply we are going to make trading account, profit and loss account and balance sheet. Second sort of जो businesses होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। और सबसे पहली चीज जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के एंड पे निकालते हैं वो दैट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, जब हम टोटल सेल्स को माइनस करेंगे, में से माइनस करेंगे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसकी इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। फिर हमने आज सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट कर रहा है, लेकिन इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज सलमान परचेज सम गुड्स फॉर ₹10,000। सलमान ने 10,000 का सामान खरीदा and paid 200 on account of carriage and 100 on octroi duty। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो कि परचेज से रिलेटेड थे, और जब सलमान ने सामान खरीदा तो ये उसको इनकर करने पड़ गए, ऑक्ट्राई और चार्जेस, ऑक्ट्राई ड्यूटी और कैरेज। तो ये तीनों चीजें इस वजह से इनकर हुई है कि आपने कुछ सामान परचेज किया। He sold the goods for ₹14,000। उसने वो सामान 14,000 का सेल आउट कर दिया। Now the cost of goods sold will be ₹10,300 and gross profit will be 3,700। Obviously मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको मैंने क्लास में पहले भी वो एग्जांपल दी है कि अगर हम कोई मोबाइल फोन खरीदने जाए मार्केट में, तो मोबाइल फोन हमने 10,000 का खरीदा है लेकिन 300 का हमारा पेट्रोल लग गया, तो अल्टीमेटली वो मोबाइल फोन हमें कितने का कॉस्ट किया, वो हमें 10,300 का कॉस्ट करेगा। 10,000 तो मोबाइल की कॉस्ट हो गई, लेकिन 300 रुपए का पेट्रोल भी हम उसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि ये वो खर्चा है जो कि हम मोबाइल फोन खरीदने की वजह से करते हैं। तो यहाँ पे 10,000 का सामान परचेज किया और 300 रुपए का खर्चा उसके कैरेज और ऑक्ट्राई ड्यूटी की मद में आया।
तो ऑब्वियसली खर्चा कितना हुआ टोटल 10,300 और सेल किया हमने ये सामान 14,000 का। तो 14,000 में से जब हम 10,300 माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा 3,700। इसमें अब चीज एक नोट कर ले कि ये सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें इस्तेमाल हुए। सपोज ये इसमें आपको कोई सैलरी किसी की नजर नहीं आ रही, सैलरी हम क्यों नहीं शामिल करते? सैलरी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? इसमें से हम 14,000 में से 10,300 माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 3,700। इसी तरह एक और चीज है नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस हमें तब निकल के आता है जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अगर हमें आता है तो ये आता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की अल्टीमेट पे यानी कि उसको जब प्रिपेयर करने के बाद हम उसकी दोनों साइड्स को टोटल करते हैं तो या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है या तो हमें ग्रॉस लॉस आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट या तो हमें नेट प्रॉफिट आ जाएगा या तो हमें नेट लॉस आएगा। ठीक है जी। अगर हमारा सपोज नेट प्रॉफिट हमने किसने कैसे कैलकुलेट किया कि हमें एग्जांपल में बताता है सपोज इन द अबव एग्जांपल सलमान पेड ₹1,000 एज सैलरीज एंड 500 एज रेंट। हिज नेट प्रॉफिट विल बी 2,200। वो कैसे निकला नेट प्रॉफिट? 3,700 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से उसने 1,500 जो कि उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे और अल्टीमेटली आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सपोज अगर उसके ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है दे आर मोर देन 3,700, सपोज वो होते 4,500, तो क्या होना था? उसके पास 800 का नेट लॉस आ जाना था। लेकिन यहाँ पे उसको 2,200 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो 2,200 रुपए का जो नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट के अंदर कंसीडर होगा। तो ये था जी नेट प्रॉफिट, नेट और ग्रॉस प्रॉफिट। अब जी हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। जी ट्रेडिंग अकाउंट हैज फॉलोइंग फीचर्स। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के अंदर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अगले साल का अगर फर्स्ट डे है तो आप उसको बनाएंगे। ऑनली डायरेक्ट रेवेन्यूज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड इन इट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं सिर्फ हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर इफ यू आर ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो तो आप अगर कुछ सेल करेंगे तो दैट इज योर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसमें अगर आपको डिविडेंड कहीं से मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इज नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दैट इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इफ यू आर बिजनेस कंसर्न या ट्रेडिंग कंसर्न है यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी है आप, तो आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है उससे जो आपको सेल करने से जो पैसे आपको मिलेंगे दैट इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर योर कंसर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड एंड डायरेक्ट रेवेन्यूज ऑन इट्स क्रेडिट साइड। ठीक है जी। इसके अंदर दो साइड्स बनेगी। डेबिट साइड जो होती है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है आपकी राइट हैंड साइड। तो हमने दोनों साइड्स को देखना है कि एक साइड पे हमने रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना है और एक साइड पे हमने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। तो एक्सपेंसेस किस साइड पे आएंगे? एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड पे और रेवेन्यूज की नेचर क्रेडिट है तो रेवेन्यू आएगा क्रेडिट साइड पे। ऑल आइटम्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू कंसर्निंग करंट ईयर आर टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि आज हम अगर बनाना शुरू करते हैं
ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम सिर्फ ये जो पिछला साल गुजरा है, यानी कि जिस साल के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ उसी साल के एक्सपेंसेस और उसी साल के रेवेन्यू हम लेंगे। उसमें उससे पिछले साल के या आने वाले साल के हम लोग एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इफ इट्स क्रेडिट साइड इट एक्सीड्स, इट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू वाली साइड जो कि क्रेडिट साइड है, वो अगर भारी होगी या बड़ी होगी या उसका टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड वाले से टोटल से, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का हमें पता चल जाएगा कि ये हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे है। अगर इसके बरक्स होता है कि एक्सपेंसेस वाली साइड जो कि डेबिट साइड है, उसका टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा आता है, तो वी विल बी इन क्रॉस लॉस। अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन उससे पहले हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं कि एडवांटेजेस को छोड़ेंगे, हम इसको बनाने का तरीका ही देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि क्लास का टाइम जो है थोड़ा रह गया है। सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करने के तरीके में हमने सबसे पहले लिखना है कंपनी का नाम। सपोज इस एग्जांपल में जो हमें नजर आ रही है, कंपनी का नाम है XYZ एंड कंपनी, और हमने सबसे पहले लिखना है XYZ एंड कंपनी, और उसके बाद हमने लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस साल के लिए हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उस साल का हम लोग नाम लिख देंगे, ठीक है जी। यानी कि डेट उसकी लिख देंगे, मीन्स कि ये 1990 के लिए बना है या 2019 के लिए बना है, तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2019, ठीक है जी। यहाँ पे एक एग्जांपल है और ये फॉर्मेट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें नजर आ रहा है सेल्स। आप देखें क्रेडिट साइड पे देखें तो क्रेडिट साइड पे आपको सेल्स आ रही है नजर, उसके बाद उसमें से रिटर्न्स नजर आ रही है, उसके बाद हमें नजर आता है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और अल्टीमेटली ग्रॉस लॉस की यहाँ पे आइटम नजर आ रही है। अच्छा, इतनी ज्यादा हम लोगों को आइटम्स देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतनी ज्यादा आइटम्स नहीं होती, सिर्फ मैक्सिमम 5 या 5-3 आइटम्स होती है। 5 सॉर्ट ऑफ आइटम्स आ जाएगी आपके डेबिट साइड पे और 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स आ जाएगी आपके क्रेडिट साइड पे। तो हम लोग इसको बनाने का तरीका देख रहे हैं। नेम ऑफ बिजनेस कंसर्न हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर देख लिया हमने। अब मैं आपको एक चीज बना के दिखा देते हैं कि हमने जो एग्जांपल किया अभी थोड़ी देर पहले सलमान साहब की, तो सलमान की जो एग्जांपल की है हमने, वो हम उसको किस तरीके से अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पुट और करेंगे। हम लोग देख लेते हैं जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसका सलमान का। सलमान सलमान एंड कंपनी, उसके लिखे लिखे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st दिसंबर 2019। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास सलमान का अकाउंट। और सॉरी, मैं इसको जरा फॉर्मेट दे देता हूँ एक खूबसूरत सा। यहाँ पे आप लिखते हैं जी अमाउंट, अमाउंट, और जी सलमान ने परचेजेस की थी कितने की, हमने परचेजेस लिख दे रही है डेबिट साइड पे, क्योंकि उसके पास कोई पुराना स्टॉक नहीं था,
तो परचेज ही उसने डायरेक्ट की थी, हमें परचेज उसने कितने की थी जी, उसने की थी 10,000 रुपए की। तो हमने परचेजेस लिख दिया डेबिट साइड पे। ये डेबिट साइड मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके, ये डेबिट साइड है। और असल में यहाँ पे एक कॉलम और होना चाहिए था, यहाँ पे लिख दिया डेबिट और यहाँ पे लिख दिया हमने क्रेडिट। ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से मेंशन कर दिया और इसको हमने अमाउंट जी। अब ये हो गया परचेजेस, मैंने एक लाइन छोड़ के लिख दी है जी। परचेजेस परचेजेस की थी उसने 10,000 की, और वो बताता है जी उसने कैरेज इनवर्ड दिया था, कैरेज इनवर्ड दिया है उसने जी कितने का, 200 का। और ऑक्ट्रा ड्यूटी दी है उसने, ऑक्ट्रा ड्यूटी दी है उसने कितने की, 100 रुपीज की। ठीक है जी, 100 रुपीज की दी है उसने। और उसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन दे रहा था हमें कि उसने सेल्स की है कितने की, सेल्स की है उसने 48,000 में। ठीक है, ये अब हमारे सामने सेल्स की फिगर आ गई और ये उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फिगर आ गई। हमने इस साइड का टोटल किया, हमने इस साइड का टोटल किया तो ये कितना आ गया जी, यहाँ पे आ गया 14,000। हमने इस 14,000 में से, इस 14,000 में से माइनस किया, इस 14,000 में से हमने माइनस किया 10,000। उसके बाद फिर माइनस किया हमने 200 को, और फिर हमने माइनस किया 100 को। तो हमारे पास आ गया 3700। और ये जो 3700 है ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। और बैलेंसिंग फिगर किस चीज की है, ये 14,000 की है। तो ये 3700 हमारा क्या आया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में हमारे पास 3700 की अमाउंट आ गई। तो ये था एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेसिकली ये किस चीज से स्टार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, मैं आपको बता देता हूं। ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा फॉर्मेट इसके समझने की जरूरत है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन आज मैं आपको प्रेशराइज नहीं करता और सिंपली आपको जो आज छोटा सा काम दूंगा वो ये दूंगा कि आपने इस ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो आपने जुबानी याद करना है, या फिर आपने इसको अपने जहन में बिठा लेना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग मेंशन किस तरीके से करते हैं, और डायरेक्ट जो हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो क्या क्या होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग स्टार्ट जब जो ट्रेडिंग अकाउंट का करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इस केस के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक था जी हमारे पास 1000 रुपीज का। ठीक है जी, 1000 रुपीज का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना रह जाएगा जी, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रह जाएगा 2700। लेकिन अगर चले हम इन फिगर्स को कंसिडर नहीं करते, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं और इसको ऐसे रहने देते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमें 0 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आपने मेंशन करना है, उसके बाद परचेजेस आएंगे, उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तमाम के तमाम आपने इस साइड पे लिखने हैं। ठीक है जी, दूसरी साइड पे क्या आ जाएंगे, दूसरी साइड पे हमारे पास सेल्स आ जाएगी, और हमने सेकंड जो प्रोडक्ट है या सेकंड जो आइटम है यहाँ पे लिखनी है वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक हमें बता देगा, सवाल के एंड के ऊपर भी दिया होता है और बाजू का हमें बताया होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे भी 0 है तो हम लोग यहाँ पे इसको 0 लिखेंगे। ये तो हो गया जी मेजर आइटम्स। मेजर आइटम थी 1 2 और ये थी हमारी 3 और ये 4, ये मेजर आइटम्स थी जी। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ऑन द डेबिट साइड, sales and closing side closing stock on the credit side of your ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीजें आपने इस तरह लिख दी। उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लिख दी है। एक और चीज मजेदार कि हम अपने सवालों में देखते हैं
कि हमें सवाल के अंदर परचेजेज रिटर्न दी हुई है। अगर परचेजेस रिटर्न दी होगी तो वो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो परचेज में से माइनस होनी चाहिए, तो हम उसकी अमाउंट को परचेजेस में से माइनस कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास 10,000 के अलावा 11,000 हमारे पास परचेजेस थी, और हमारा जो परचेज रिटर्न था वो था 1,000 का। तो अल्टीमेटली हमारे पास परचेजेस कितनी की हो गई, हमने परचेजेस में से माइनस कर दी रिटर्न्स को, तो हमारे पास 10,000 की परचेजेस हो गई। इसी तरह दूसरी साइड पे सेल्स अगर हम लोगों ने की है, सपोज सेल्स हमने की थी 15,000 की, लेकिन सेल्स में से रिटर्न हो गई कोई, हम लोगों ने जो सेल की थी उसमें से हमें रिटर्न वापस आ गए हैं 1,000 के, तो अल्टीमेटली इसका डिफरेंस कितना होगा 14,000, यानी कि 15,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 14,000 आ जाएगा, जो कि हमारी अल्टीमेटली सेल्स होगी। ये सेल्स की अमाउंट हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से हम माइनस ऐड करके तो हम अपना टोटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि हमारा 14,000 बनता है। और फिर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशंस निकाल के ले आएंगे। तो दिस वाज द ऑल ऑफ फ्रॉम टुडे।